सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्या कभी आप आधी रात को नींद में से उठ जाते हैं और फिर घंटों इंतजार करते हैं दोबारा नींद आने की? या कभी रात में सोते समय बिस्तर पर आप अपने परेशानियों की वजह से सोचते विचारते रहते हैं जिससे कि आपको नींद नहीं आती हो? या क्या आपको सोने में तकलीफ होती है और आप रात में कई बार उठते रहते हैं? यदि इनमें से कोई भी बात आपसे लागू, कश्मीरा झाला की विशेष रुचि है पल्मोनोलॉजी और स्लीप मेडिसिन, या हम जिसे कह सकते हैं नींद में सांस का रोग, तो चलिए आज की चर्चा शुरू करें। मैम, क्या इंसोमेनिया क्या होता है या हम अनिद्रा किसे कहते हैं? नमस्ते। सबसे पहले मैं आप सबको अपोलो के इस प्रोग्राम में आवकारती हूँ। और अभी हम सबको पता है कि जो ये कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक चल रही है, उसकी वजह से हम पूरा देश या पूरा वर्ल्ड इसके संक्रमण में है या उसके स्ट्रेस में है या उसके उसमें आ गया है। उसके लिए सब एवरीबडी इज अंडर द स्ट्रेस, चाहे वो छोटा से छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हो या कोई पेशेंट हो या नॉर्मल पब्लिक है। एवरीबडी इज infected और everybody is under the कोरोना स्ट्रेस। उसमें आज हमने ये जो हमारा डिस्कशन है इंसोम्निया बेसिकली एक रोग भी है और एक लक्षण भी है। तो उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंसोम्निया मतलब कि अगर हम कॉमन मेडिकल नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाए तो वो अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती। अभी नींद नहीं आती उसका अगर हम डिस्क्रिप्शन करें तो कैसे, जैसे प्रॉपर डेफिनेशन में जाए तो उसकी डेफिनेशन ऐसे है कि पेशेंट को या कोई सामान्य पर्सन को जल्दी सोने जब जाते हैं बेड पे तो जल्दी नींद नहीं आती है, या फिर नींद आने के बाद वो फटाफट टूट जाती है। रात को मिडिल ऑफ द नाइट उनकी नींद टूटती है, फिर अगेन उसको प्रॉपरली नींद आती नहीं है। तो अगर डेफिनेशन हम देखें तो पेशेंट को जल्दी नींद नहीं आती है या फिर नींद आने के बाद वो कंटिन्यूअस मेंटेन नहीं होती है, उसको हम इंसोम्निया और या अनिद्रा बोलेंगे। ये बहुत कॉमन लक्षण है या रोग है, बट यूजुअली इट इज नॉट दैट मच एड्रेस्ड बाय कॉमन पीपल ऑल्सो और मेडिकल फैटर्निटी ऑल्सो। तो उसमें अगर हम उसकी कॉमन जो हम बोलेंगे कि प्रिवेलेंस या कितना कॉमन है, तो इन इंडिया अगर हम देखें तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा अनिद्रा के पेशेंट्स है। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन है। और दूसरी बात, ये अभी कोविड में तो और बढ़ गया है, पर जो हमको पता भी नहीं है, पेशेंट को मतलब ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ टेंशन ये हो रहा है और हम कभी कभी उसको अपने निग्लेक्ट करते हैं। पर ये एक कब उसको एड्रेस करना चाहिए, कब उसको मेडिकल डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। बट इंसोम्निया को हमको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मैम, ये अनिद्रा कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं? अभी अनिद्रा की बात करेंगे हम, तो अनिद्रा का मैंने बताया जैसे एक रोग भी है और एक रोग का ये मतलब इटसेल्फ इट इज अ सिम्टम्स आल्सो इंसोम्निया की नींद नहीं आने की बीमारी, या फिर कई सारी और कंडीशन या डिजीज है उसमें नींद नहीं आती है हमको। तो इसके प्रकार देखे जाए तो प्रकार इसके हम क्लासिफिकेशन उसके डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड अंडरलाइंग डिजीज की तरह उसको डिवाइड किया गया है। अगर हम उसको एक्यूट इंसोम्निया भी हो सकता है या क्रॉनिक इंसोम्निया हो सकता है। एक्यूट इंसोम्निया मीन्स क्या कि एक्यूट मतलब बहुत फॉर थोड़े ड्यूरेशन के लिए हो, मतलब एक ही नाइट के लिए पेशेंट को नींद नहीं आती है पर वीक, तो उसको हम एक्यूट बोलेंगे। और वो लंबा टाइम तक नहीं चलता है, मतलब महीनों तक नहीं चलता है, तो उसको एक्यूट इंसोम्निया बोलेंगे। फिर आता है कि क्रॉनिक इंसोम्निया। क्रॉनिक इंसोम्निया मतलब कि पेशेंट को हर वीक में 3 नाइट से ज़्यादा नींद नहीं आती है कंटिन्यूसली फॉर 3 मंथ्स, तो हम उसको क्रॉनिक इंसोम्निया बोलेंगे। अभी उसके आगे हम अगर उसको डिजीज की तरह क्लासिफिकेशन देखा जाए तो उसका 2 प्रकार है, 2 से 3 प्रकार की, प्राइमरी इंसोम्निया, सेकेंडरी इंसोम्निया, कंबाइंड इंसोम्निया। सो आगे बहुत सारे उसके प्रकार है डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग डिजीज। अगर हम प्राइमरी इंसोम्निया बोलेंगे तो प्राइमरी इंसोम्निया मीन्स कि पेशेंट को अंडरलाइंग कोई डिजीज मेडिकल कंडीशन की वजह से उसका इंसोम्निया या अनिद्रा नहीं है। जैसे कि पेशेंट को कोई स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस मीन्स कि एक्यूटली कोई स्ट्रेस आया कि घर में किसी की डेथ हो गई है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर उसका
कोई टीनेजर्स में या स्कूल्स में टीनेजर बच्चों में देखे तो उसको कोई फ्रेंडशिप में कोई गड़बड़ हो गई है जो अपना थोड़े ड्यूरेशन के लिए वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और उनको उस वजह से नींद नहीं आती है, बट वो अगर कंटिन्यूस चले तो दैट विल कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू द डिजीज। तो उसको हमको बहुत जल्दी एड्रेस करना चाहिए। कभी कभी पेशेंट बाहर से आउट ऑफ कंट्री से आता है तो जेट लैग होता है, उसकी वजह से भी इंसोम्निया होता है। तो दिस इज ऑल आर प्राइमरी कंडीशन, बट प्राइमरी कंडीशन परसिस्ट नहीं रहनी चाहिए। उसका अंडरलाइन अगर वो परसिस्ट रहेगा तो डेफिनेटली वो डिजीज में कन्वर्ट होता है, या फिर अंडरलाइन डिजीज की वजह से है तो उसको हमको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी अगर हम उसके सेकेंडरी इंसोम्निया की बात करें तो सेकेंडरी इंसोम्निया हम किसको बोलते हैं? जो अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। तो उसमें सबसे पहले कोई कंडीशन जैसे मेडिकल इलनेस, मेनली डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन। जो स्ट्रेस हम बोले कि जो एक्यूट या कुछ सराउंडिंग सोशल स्ट्रेस है वो अगर परसिस्टेंट रहे तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो वो डिप्रेशन एक बीमारी है, उसकी वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है अपने आप को। दूसरा कॉज है उसका मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, एस्थमा है, ये सब बीमारी है। कभी कभी पेशेंट को एसिडिटी, हार्ट बन रहता है, उसकी वजह से भी पेशेंट को नींद नहीं आती है, पर पेशेंट को पता नहीं चलता है कि मुझे उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, बट अंडरलाइन कंडीशन मेडिकल कंडीशन है। अगर आप उसको हम एड्रेस करेंगे तो उसको इंसोम्निया या अनिद्रा चला जाएगा। तो ये सब कंडीशन है। दूसरी बहुत सारी कंडीशन जैसे कैंसर आता है, कैंसर की वजह से पेशेंट को स्ट्रेस भी होता है और एक बीमारी की वजह से भी पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं बोलूँगी कि स्लीप एपनिया जो एक बहुत कॉमन बीमारी है। एक्सक्यूज़ मी, इमरजेंसी से फ़ोन है, इमरजेंसी एक्यूट जो पेशेंट को स्लीप एपनिया हम बोले तो स्लीप एपनिया क्या है? स्लीप एपनिया एक नींद का सांस का रोग है। उसमें द कॉमन जो सिम्टम्स हम बोले वो खराटे हैं। स्नोरिंग बहुत पेशेंट करते हैं, बहुत लोग करते हैं, पर पेशेंट को पता नहीं है कि ये स्नोरिंग एक बीमारी है। और वो स्नोरिंग की वजह से बेसिकली पेशेंट को अंडरलाइन कॉज स्लीप एपनिया हो सकता है और उसकी वजह से उसकी जो स्लीप की पैटर्न होती है, जो क्वालिटी वाली स्लीप उसको मिलती नहीं है, तो उसको बराबर नींद आती नहीं है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मतलब उसको फिर दिन में नींद आती है, रात को प्रॉपर क्वालिटी वाली नींद नहीं आती है, फिर उनको या फिर उसकी नींद बहुत बार टूटती है। और ऐसे पेशेंट फिर वो उसको समझ नहीं आता कि उसको सिम्टम्स को कैसे बताए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि नस्कोरा इज अ नॉर्मल थिंग, स्नोरिंग इज अ नॉर्मल थिंग, तो वो उसको समझ ही नहीं पाता है, या पेशेंट डॉक्टर को बताता भी नहीं है कि वो खराटे मारता है। तो ये 30% ऑफ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो स्लीप एपनिया होते हैं बट हैज बीन ट्रीटेड एज ए डिप्रेशन और इंसोम्निया। सो विच इज अगर हम 100 पेशेंट देखें उसमें 30% पेशेंट को तो स्लीप एपनिया अंडरलाइन हो सकता है, बट द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स कुड बी इंसोम्निया। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड हम फिर पेशेंट क्या होता है कि वो डिप्रेशन की दवा पे चले जाते हैं कि नींद नहीं आ रही, पर पेशेंट को पता ही नहीं होता कि ये स्नोरिंग या फिर दिन में फिर पेशेंट को दिन में नींद आती है तो उसको लगता है कि वो तो मुझे रात को नींद नहीं आई तो दिन में नींद आएगी ना। सो इट इज़ ऑल विशियस साइकिल बट नीड्स टू एड्रेस प्रॉपरली। एंड अगर उसको हम ट्रीट करें तो पेशेंट का कंप्लीट मतलब उसका बीमारी भी चला जाता है, उसका बहुत अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन भी इम्प्रूव। स्लीप एपनिया ऑल्सो अंडरलाइन कॉज फॉर इंसोम्निया और वी कैन से डिप्रेशन। ठीक है जी मैम, इंसोम्निया के लक्षण क्या हो सकते हैं? किसी व्यक्ति को कैसे पता चले कि वो उसे अनिद्रा है? जैसे हमने बताया कि स्लीप एपनिया इंसोम्निया इज डिजीज के साथ साथ लक्षण भी है। तो उसके लक्षण क्या है? तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन ऐसा है कि पेशेंट को नींद नहीं आती है रात को, नंबर 1। नंबर 2, अगर नींद आ जाती है तो वो कंटिन्यूस रहती नहीं है। उसके लक्षण, फिर उसके दूसरे लक्षण देखा जाए तो पेशेंट को बहुत थकान महसूस होती है, बिकॉज स्लीप इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर, इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज अवर बॉडी का नेसेसिटी है। अगर हमको नींद नहीं आएगी रात को प्रॉपरली तो नेक्स्ट डे ऑब्वियसली हमारे मसल थकेंगे, क्योंकि मसल को चाहिए प्रॉपर स्लीप में जो हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जो रेस्ट मिलता है वो चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो दूसरे दिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट को थकान महसूस होती है, तो उसके एक थकान भी एक लक्षण है। फिर
पेशेंट को पुअर कंसंट्रेशन होता है कि उसको चिड़चिड़ापन रहता है क्योंकि उसको नींद नहीं आती, तो दिन में वो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ता है। पुअर कंसंट्रेशन यंगस्टर में जैसे अगर है तो उनको यंगस्टर या ओल्ड एज में भी पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है कि पेशेंट वर्क प्लेस पे या स्कूल में कहीं पर भी उसका कंसंट्रेशन बहुत बराबर बना नहीं रहता है, नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होती है। ये सब उसके सिम्टम्स है। तो अगर ये सब है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने बोला वैसे एक्यूट, क्रॉनिक, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन ये सब उसके कारण हैं, बट ये सब के साथ साथ उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और अंडरलाइंग कॉज को एड्रेस करना चाहिए। जी मैम। मैम हमारे एक व्यूअर है मिस्टर मानिक वर्मा, उनका एक प्रश्न है कि डिप्रेशन उससे हम कैसे ओवरकम कर सके, अगर ये इससे कुछ ताल्लुक। हाँ, डिप्रेशन बेसिकली देखो, डिप्रेशन इंसोम्निया का अगर हम इंसोम्निया को ट्रीट नहीं करेंगे तो अंडरलाइंग डिजीज, अंडरलाइंग कंडीशन डिप्रेशन हो सकती है। उसको हम नॉर्मल नहीं मानेंगे कि इंसोम्निया अगर एक्यूट है, थोड़े सराउंडिंग्स कंडीशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, वर्क प्लेस की वजह से अगर एक आध दो दिन नींद नहीं आई तो ठीक है, वी कैन ओवरकम विथ आवर हैबिट्स एंड आवर सोशल दिस थिंग्स। बट अगर वो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से इंसोम्निया है, तो डिप्रेशन को डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए। उसके कैसे हम ट्रीट करेंगे या उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, उसके लिए देखो, अगर डिप्रेशन कोई डिजीज़ की वजह से या खुद डिजीज़ है तो उसको हमको एड्रेस करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नींद कंटिन्यूसली नहीं आने की वजह से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आ रहा है तो सबसे पहले हम आगे बात करेंगे कि नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। पर अगर आपका डिप्रेशन कॉज है तो डिप्रेशन के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा, मैं यही बोलूँगी कि इंसोम्निया या डिप्रेशन की मेन ट्रीटमेंट तो बिहेवियरल थेरापी है। आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो आपको उससे ओवरकम होना है और डिप्रेशन फिर आपको साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है और अकॉर्डिंग टू दैट इफ इट इज़ रियली severe depression then you can't neglect and you can't correlate with insomnia, but you have to take a expert opinion of psychologist। but again मैंने बोला कि insomnia, depression ये सब लक्षण है स्लीप एपनिया के, विच इज़ 30% होता है। सो अगर आप ऐसा है तो स्लीप स्पेशलिस्ट को भी मिल सके, उसका पूरा स्लीपिंग का एवेल्यूएशन करना होता है और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो स्लीप स्टडी भी कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं और हम उसको डिप्रेशन में नहीं रख के उसको आगे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। मैम अनिद्रा को डायग्नोस किस तरीके से किया जा सकता है, अगर उसी क्वेश्चन डायग्नोसिस के लिए अनिद्रा या इंसोम्निया को हम कोई ऐसा कंफर्म टेस्ट नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है तो हम ब्लड शुगर करेंगे, मलेरिया है तो ये करेंगे, वैसे अनिद्रा के लिए स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं है कि हम उसको 100% डायग्नोस कर सके। डेफिनेटली उसके लिए हमारा प्रोटोकॉल है। सबसे पहले हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे बताया कि सिम्टम्स पेशेंट को पता नहीं होता, तो डिटेल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग सोशल हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। पार्टनर का हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स पेशेंट को नींद नहीं आती क्योंकि उसका पार्टनर बहुत स्नोर कर रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि उसको ये नींद नहीं आ रही है। तो देर आर मेनी रीजंस। सो क्लिनिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस इंसोम्निया और अंडरलाइंग डिजीज। उसके साथ साथ आप हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि पेशेंट को डायबिटीज़, अंडरलाइंग डायबिटीज़ के भी सिम्टम्स है, ब्लड प्रेशर के भी सिम्टम्स है, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है और पेशेंट को पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ का भी एक सिम्टम हो सकता है, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है। या फिर उसको ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से उसको कभी कभी कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अस्थमा की ऐसी सारी दवाई होती है जो पेशेंट को अनिद्रा करती है, तो वो भी पेशेंट को पता नहीं होता है। तो ये मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट है, या न्यूली डायग्नोज केस है उसमें भी ये सिम्टम्स हो सकता है। साथ में मैंने जैसे बताया कि डिटेल हिस्ट्री के साथ साथ एग्जामिनेशन और पेशेंट के, कभी कभी पेशेंट प्रेजेंट होता है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस के साथ, कि जैसे कि पेशेंट को बहुत दिन में नींद आती है, रात को उसको नींद नहीं आती पर दिन में नींद आती है, तो उसको लेकिन वो ऐसे नॉर्मल रहता है, वो तो मैं रात को सोता नहीं इसीलिए दिन में सोता हूँ। सो दे टेक इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। ऑब्वियसली एनीबडी वुड टेक इट नॉर्मल, बट अगर वो है तो वो भी एड्रेस करना है। समटाइम्स ये जो हम बोले कि कोई शिफ्टिंग ड्यूटी है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो शिफ्टिंग ड्यूटी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी वो बोलते हैं कि ये तो मेरा ड्यूटी ऐसा इसीलिए मुझे ऐसा होता है, बट वो इनिशियली कुछ नहीं करेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको
डिजीज या उसमें मतलब वो प्रेजेंटेशन होएगा सिम्टम्स के साथ। तीसरा उसका ये हम बोलेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डायग्नोसिस के लिए कि हमको अगर ऐसा लगे तो स्लीप स्टडी करना चाहिए, स्लीप स्पेशलिस्ट को मिलके। तो स्लीप स्टडी करके हम बता सकते हैं कि इसको नींद क्यों नहीं आती है। अंडरलाइंग स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स इज अ ह्यूज एंड डिफरेंट चैप्टर। देर आर 200 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्लीप डिसऑर्डर्स। उसमें जो नींद के सांस के रोग होते हैं वो 80 टाइप्स होते हैं। उसकी वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो स्लीप स्टडी करके हमको पता चलेगा। तो वो स्लीप स्टडी करके हम स्लीप एपनिया फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो होते हैं वो रात को नींद नहीं आने देते हैं, जो दो मेन कारण हैं वो हम एड्रेस कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। मैम, हमारे व्यूअर मिस्टर मनीक वर्मा जानना चाहते हैं कि ज़्यादा नींद आना भी क्या लक्षण है डिप्रेशन के? हाँ, ज़्यादा मैंने जैसे बताया ना कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है इनिशियली थोड़े दिन तक, फिर वो आप निग्लेक्ट करोगे, मे बी अंडरलाइंग कंडीशन डिप्रेशन है या डिप्रेशन की वजह से इंसोम्निया है या इंसोम्निया एक लक्षण है जैसे कि वो उसका अंडरलाइंग डिजीज है। बट पेशेंट को अगर स्लीप एपनिया है तो उसको दिन में नींद आएगी ज़्यादा, या कभी कभी डिप्रेशन की वजह से पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है और मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और डॉक्टर को लगता है कि स्ट्रेस की वजह से तो स्लीपिंग पिल्स भी या फिर एंटी डिप्रेशन देते हैं, तो वो एंटी डिप्रेशन की वजह से भी पेशेंट को कभी कभी थोड़ी ज़्यादा नींद आती है। बट उसके पहले मैं यही बोलूँगी कि डिप्रेशन का कारण जो मेडिकल कारण है, और हम देखिए 30% ऑफ पेशेंट डू हैव अंडरलाइंग डिप्रेशन एंड इंसोम्निया विच आर रियली स्लीप एपनिक पेशेंट। सो उसमें अपने को वो पहले रूल आउट करना चाहिए, उसके बाद ही डिप्रेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो मैं यही बताऊंगी कि डिप्रेशन में भी पेशेंट को नींद आती है बहुत ज़्यादा, तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मैम, अनिद्रा के ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ट्रीटमेंट रिलेटेड ट्रीटमेंट पार्ट में देखो, जैसे उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, वैसे ट्रीटमेंट पार्ट में भी डूज एंड डॉन्स है। और जब हमने डायग्नोस किया तो मैंने जैसे बताया कि एक्यूट है, क्रॉनिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। सो आफ्टर डिटेल हिस्ट्री की कौन से टाइप का इंसोम्निया है, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि अंडरलाइंग डिजीज़ को एड्रेस करो। अंडरलाइंग डिजीज़ को आप ट्रीट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लक्षण है वो चला जाएगा। बट अगर नहीं जाता है तो क्या करना है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी कंडीशन है कि हमको अच्छी नींद कैसे आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इंसोम्निया की, वो है बिहेवियरल थेरापी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजुअली बिहेवियर थेरापी के साथ पेशेंट को बेसिकली इट इज़ अ काउंसलिंग। सो उसके साथ उसका काउंसलिंग होके पेशेंट को नींद आना अच्छे से शुरू हो जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हाइजीन। स्लीप हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ इंसोम्निया। तो उसमें हम क्या बोलेंगे? स्लीप हाइजीन मीन्स व्हाट? सबसे पहले कि आप जब सोते हो तो उसके कुछ आपके रूल्स होने चाहिए कि जब आप सोने के लिए जाते हो तो आपका टाइमिंग, स्लीप हाइजीन में टाइमिंग्स शुड बी फिक्स्ड कि आप 10 बजे सोते हो तो यू शुड गो एटलीस्ट अराउंड 10 o'clock। तो आपका जैसे अडल्ट नॉर्मल की स्लीप आवर्स होते हैं जो 6 to 8 hours होते हैं, तो आपको आपके स्लीप आवर्स पता होने चाहिए कि मुझे 6 घंटे या 7 घंटे की नींद की ज़रूरत है। उसमें तो आपको स्लीप के टाइमिंग्स और स्लीप के मतलब वेकअप टाइम की सुबह उठने का टाइम वो आपको फिक्स रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दिन में कोई नैप नहीं लेना चाहिए। यूजुअली ऐसे पेशेंट जिसको इंसोम्निया है वो फिर दिन में थोड़ा नैप ले लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको रात को जल्दी नींद नहीं आती, या फिर जल्दी आती है तो फिर बीच में टूट जाती है, एक बार उठने के बाद वापस फिर से नहीं आती है। तो यूजुअली दिन में नैप नहीं लेना चाहिए। फिर रात को लेट इवनिंग में टीवी ये सब मोबाइल नहीं देखना चाहिए। सोने के टाइम ई बुक जो हम मोबाइल में देखते हैं या लैपटॉप में वो सब पढ़ते हैं वो नहीं बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक कारण है। दिस आर ऑल स्लीप स्टिमुलेंट और वो आपको नींद और नहीं आने देंगे। तो ये आपको नहीं इंसोम्निया है तो आपको ये, वैसे भी इंसोम्निया नहीं है तो भी आपको ये अवॉइड करना चाहिए फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको लेट इवनिंग में जैसे कैफीन है या फिर निकोटीन है या अल्कोहल है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये सब स्लीप स्टिमुलेंट है। जैसे कैफीन और निकोटीन है वो आपको जल्दी नींद आने नहीं देते हैं, और अल्कोहल है जो नींद आने देगा जल्दी से, पर वो फिर फटाफट से नींद को तोड़ देगा, तो आपको क्वालिटी वाली नींद नहीं आएगी। सो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा,
आपको जैसे मैं बोलूँ कि ये स्लीप हाइजीन में 3-4 टॉपिक है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरे हम ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें कि ड्यूरिंग डे टाइम आपको जितना हो सके जितना विटामिन D3 लेना चाहिए, डे लाइट लेनी चाहिए। वो डे लाइट इज़ ऑल्सो अ स्लीप इंड्यूसर। विटामिन D3 हमको स्लीप आने में हेल्प करता है। तीसरा है कि हमको एक्सरसाइज अच्छी करनी चाहिए, 30 मिनट्स एटलीस्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए एवरी डे। बट वो कब? बेड टाइम के बिफोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर हम करेंगे तो हमको जल्दी नींद नहीं आएगी। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स बिफोर द स्लीप टाइम। देन हमको रात को जैसे बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा स्पाइसी और हैवी फूड खाएंगे तो दैट विल increase your acid secretion and it will regurge to your lungs, and which may cause your severe acidity and all these things, and which also aggravate your asthma and all problem, and could be a cause of sleep insomnia. फिर जैसे जो बेडरूम है, इट शुड बी कंफर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ, आपका जो बेड है वो कंफर्टेबल होना चाहिए आपके हिसाब से, आपका पिलो आपके हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए। कभी कभी पेशेंट को ऐसा होता है कि चेंज ऑफ प्लेस की वजह से भी नींद नहीं आती है, तो यू शुड बी कंफर्टेबल एट योर बेडरूम इन द फॉर्म ऑफ, जो आपका बेड है वो डार्कनेस होनी चाहिए। यूजुअली डार्क में जो डार्कनेस होता है वो स्लीप इंड्यूसर होता है, तो डार्क लाइट्स कम होएगी तो आपको जल्दी से नींद आएगी। क्वाइट प्लेस होना चाहिए तो जल्दी से नींद आएगी। रूम का टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इंसोम्निया, सो इट शुड बी ए कंफर्टेबल, नॉट टू हॉट नॉट टू कूल ऑल्सो, इट शुड बी कंफर्टेबल। एंड कभी कभी आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए आपका स्लीप अच्छी आने के लिए या क्वालिटी वाली आने के लिए, या इंसोम्निया से आप बच सको उसके लिए कि आप हर रोज रात को पढ़ने का, मतलब आप शौक रखते हो तो यूजुअली यू शुड रीड नॉट अ ई बुक बट नॉर्मल बुक जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ना चाहिए फॉर फ्यू मिनट्स, और सो आपको वो जल्दी नींद लाएगा। आप अगर लाइट म्यूजिक सुन सकते हो तो वो सुनोगे तो भी आपको, म्यूजिक थेरेपी इज अ वंडरफुल थेरेपी इन मेडिकल प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ एवरी डिजीज। इट इज़ अ इनोवेशन कि भी म्यूजिक थेरेपी स्लीप में के आईसीयू के सीरियस पेशेंट को भी इतना अच्छे से आती है। एंड सेट डिजीज कोई भी हो, लंग्स के हो, किडनी के, उसमें भी इम्प्रूव लाती है, और साथ में हमको नींद जल्दी आने में भी, इंसोम्निया में भी आपकी क्वालिटी वाली नींद आएगी और जल्दी नींद आएगी। सो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमको ट्रीटमेंट पार्ट में है। तो बेसिकली कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर सब इवेल्युएट करके स्लीपिंग पिल्स आपको देते हैं, बट दैट टू बी फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। ऐसा नहीं एक बार आपने डॉक्टर ने लिख के दिया और आपको अच्छा नींद आया और आप सालों तक उसको लेते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी फॉर अ फ्यू डेज एंड देन यू हैव टू गो बैक टू द डॉक्टर। एंड ऐसा नहीं कि आप लेते रहो। दैट इज अ डॉक्टर उस वजह से, उस कंडीशन को देख के आपको शायद स्लीपिंग पिल दिया हो। दैट शुड नॉट बी कंटिन्यूसली ट्रीटेड, मतलब कंटिन्यूसली शुड बी टेकन, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होती है इसीलिए। मैम, हमारे एक व्यूअर है मिस्टर अभिषेक किशोर, वो ये पूछना चाहते हैं कि उनकी माताजी कभी कभी नींद में बातें करती हैं, तो क्या ये इससे रिलेटेड है? स्लीप, मैंने बोला ना कि देर आर 200 टाइप्स ऑफ नींद के अलग अलग रोग होते हैं। इसमें स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, बहुत सारे लोग। तो ये स्लीप टॉकिंग भी एक यूजुअली बच्चों में और ओल्ड एज में कॉमन है, बट उसके साथ साथ मैंने बोला ना कि खाली स्लीप टॉकिंग है तो वो क्यों है, पेशेंट अंडर स्ट्रेस में है इसकी वजह से वो बोल रहा है, तो उसमें डिटेल हिस्ट्री के साथ साथ डॉक्टर की विजिट, डिटेल हिस्ट्री, और फिर उसके साथ अगर ज़रूरत पड़े तो इवेल्युएशन करना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। कभी कभी पेशेंट चलना भी उसको पता भी नहीं होता और वो चलना शुरू कर देता है, तो वो भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सो ये सब अगर कंडीशन है तो हमको उसको एड्रेस करना चाहिए, बट डेफिनेटली इफ इट इज़ परसिस्टेंट, कभी कभी पेशेंट स्लीप में अलग अलग प्रकार की मूवमेंट करता है, पेशेंट को पता नहीं होता, दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिजीज। सो उसको भी एड्रेस करना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो भी एक इंसोम्निया हम नहीं कह सकते, इंसोम्निया की वजह से नहीं है, बट अंडरलाइंग स्ट्रेस है पेशेंट को, तो वो स्लीप टॉकिंग कर सकता है। तो वो अपने को देखना पड़ेगा कि क्यों, उसका अंडरलाइंग स्ट्रेस क्यों है। मैम, अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि यदि हमने इंसोम्निया को नेग्लेक्ट किया, किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो हमें फेस करने पड़े? जैसे मैंने बोला कि इंसोम्निया अनिद्रा है, तो हम यूजुअली उसको, अगर कि वो तो रूटीन है, आज नहीं नींद आया, पर उसकी डेफिनेशन में है कि एक्यूट है, कि एक आध दिन में नहीं आया पर वीक, तो दैट इज़ एक्यूट। बट ऐसा अगर कंटिन्यूसली चलेगा पर वीक 3 टाइम्स,
3 nights होता है पर वीक कंटिन्यूसली फॉर 3 months और मोर, देन इट इज़ अ क्रॉनिक एंड देन वी हैव टू, अगर हम उसको निग्लेक्ट करेंगे तो अंडरलाइंग डिजीज मैंने बोला जैसे डायबिटीज है, अस्थमा है, हार्ट बर्न है, स्लीप एपनिया है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, ये बहुत क्रॉनिक और खतरनाक रोग है, वो हम निग्लेक्ट करेंगे ये लक्षण के साथ साथ। तो आपको सबको पता है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ये सब के कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो ये अनट्रीटेड रहेगा तो आगे जाके आपका बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरा, पेशेंट को पुअर कंसंट्रेशन होता है, वो उसका वर्क प्लेस में बहुत पुअर कंसंट्रेशन होता है, तो वर्क प्लेस बहुत अफेक्ट होता है, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन ही मैं बोलूँगी इंसोम्निया का। तीसरा, एक स्लीप एपनिया, जैसे हमने बात किया, वो स्लीप एपनिया इस बहुत ही भयंकर और कॉमन रोग है, और उसके अगर हमको नींद नहीं आएगी उसकी वजह से कभी कभी पेशेंट को ऐसा होता है कि दे मैट विथ एन एक्यूट एंड वेरी बैड एक्सीडेंट्स, कार एक्सीडेंट्स एंड इवन एट वर्क प्लेस, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उसमें भी वो पुअर कंसंट्रेशन की वजह से या फिर अंडरलाइंग स्लीप एपनिया है तो वो डोज ऑफ हो जाते हैं दिन में, उनको पता नहीं चलता और उनका एक्सीडेंट्स भी हो जाता है ऐसे। तो दैट इज़ अ वेरी डेडली थिंग, तो हमको उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और प्रॉपर्ली एड्रेस करना। ये सब कॉम्प्लिकेशन में बोलूँगी उसके कि इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड देन दिस आर द वेरी डेडली कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस थिंग्स। मैम, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन मिस रोमा बजाज जानना चाहती हैं कि उनके हस्बैंड जो है टीथ ईटिंग नींद में कर रहे हैं, ब्रैक्सिज्म जो हम बोलते हैं कि दांत कचकचाते हैं, जो हम हिंदी में बोले वो जी, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ये भी एक नींद का रोग ही है, मैं जैसे बताया वैसे। इसमें पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट रात को दांत अपने कचकचाते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि कोई पेन की वजह से ऐसा हो रहा है कि अंडरलाइन ये एक स्ट्रेस का सिम्टम्स भी हो सकता है जो पेशेंट को पता नहीं है, जब सो जाते हैं तब उनको ये सब आता है, तो इसकी वजह से ये कभी कभी हो। इसलिए स्लीप के कोई भी रोग के लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए। पेशेंट का हिस्ट्री के साथ साथ पार्टनर का हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री के बाद ही हमको पता चलेगा कि ये नॉर्मल है या फिर इतना फ्रीक्वेंसी कितना है। बट डेफिनेटली इट इज़ कंटिन्यूस एंड वेरी सीवियर देन छोटे बच्चों में यूजुअली होता है, पर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो निकल जाता है, तो उसको इतना एड्रेस नहीं करते हैं। बट अगर वो परसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। जी मैम, अब इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसे प्रिवेंट करने के लिए, अनिद्रा को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं या मेजर्स ले सकते हैं? प्रिवेंट करने के लिए जैसे मैंने बताया पहले, ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हमने बताया उसमें कुछ पॉइंट है कि हमको स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना है। नंबर 1, हमारे जो बेडरूम है उसको प्रॉपर हमारी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से रखना चाहिए। इवनिंग में जो लेट नाइट हम जो कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कॉफ़ी, चाय, जो स्लीप स्टिमुलेंट है वो नहीं लेने चाहिए। मतलब फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन्स है, टीवी है, वो सब नहीं देखना चाहिए। ये सब हम अगर प्रिवेंट करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको नींद, अनिद्रा, मतलब इंसोम्निया नहीं होएगा, क्योंकि ये सब हमको नींद जल्दी आने नहीं देते हैं। तो ये सब हमको ध्यान रखना है। हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम प्राणायाम, योगा मॉर्निंग में करेंगे तो उसके लिए पूरा दिन प्रॉपर जाता है और मसल भी एक्टिव रहते हैं और हमको नींद, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, तो हमको नींद भी जल्दी आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जब सोने जाए तो कुछ थॉट ऐसे आ जाते हैं और दैट इज डिलेइंग अवर स्लीप। उसके लिए ये बोलूँगी कि आप अगर थोड़ा मेडिटेशन करोगे तो आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकोगे, तो आप उसको, किसी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है यार, अभी कोरोना में तो ये बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। उसकी वजह से आप नींद को अच्छे से जल्दी से ला सकते हो। नंबर 1, अगर आपको ऐसा है कि सोने जाने के बाद हमेशा आपको बहुत थॉट्स आते हैं, तो आपको टू डू लिस्ट, मैं ऐसे बोलूँगी कि सोने से पहले टू डू लिस्ट बना दो। तो फिर आपको प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप टू डू लिस्ट बनाओगे तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है उसका क्लैरिटी रहेगा, या फिर उसका टेंशन नहीं रहेगा, तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी। जी मैम, अब एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछना चाहेंगे कि क्या अनिद्रा मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी है? मैंने बोला वैसे इंसोम्निया एक लक्षण भी है और एक रोग भी है। हमने बहुत डिस्कस किया, उस हिसाब से उसको मेंटल इलनेस भी हम बोल सकते हैं अगर वो परसिस्टेंट, क्योंकि उसका कारण डिप्रेशन भी हो सकता है। अभी डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिजीज, ये सब मेंटल डिजीज है। अगर उसमें भी इंसोम्निया या अनिद्रा हो सकती है,
तो अगर उसकी वजह से, मैंने ऐसे बोला ना कि अगर एक्यूट है, क्रॉनिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो उसको डॉक्टर ही डिफाइन कर पाएगा आफ्टर टेकिंग कंप्लीट हिस्ट्री। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये है। बट डेफिनेटली ये मेंटल इलनेस भी हम बोलेंगे इफ इट इज परसिस्ट एंड कंटिन्यूसली बॉदरिंग अस। मैम, जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं और उसके लिए स्लीप स्टडी आवश्यक है, तो क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? स्लीप स्टडी यूजुअली रात को ही होती है। जो हम स्लीप के अलग अलग रोग होते हैं कि पेशेंट को नींद क्यों नहीं आ रही है, या फिर नींद आती है तो नींद टूटती है कभी कभी बहुत बार, तो वो क्यों टूट रही है, तो पूरा स्लीपिंग पैटर्न उसमें आता है। पेशेंट को नॉर्मल जो सोते हैं 6 to 8 आवर्स का स्लीपिंग स्टडी होता है। पेशेंट को स्लीप लैब में हम सुला देते हैं, विच इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट। उसमें छोटे छोटे जैसे हम ECG करते हैं और इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, वैसे ही पेशेंट के चेस्ट पे और हेड पे हम छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगाते हैं और पेशेंट का स्लीप स्टडी करते हैं। उसमें पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न कि पेशेंट सोया है तो स्लीप के भी अलग अलग स्टेज है, जो 4 स्टेज है वो स्टेज हम इंक्लूड करते हैं उसमें। उसके साथ साथ पेशेंट का जो चेस्ट, मतलब जब हम सोते तो हम सांस लेते हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना रहता है, हमारा हार्ट बीट कितना रहता है, वो पूरा हम उस पर डिटेल पर सेकंड का इवैल्यूएशन होता है। जैसे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया और पेशेंट उठा, तो उस वक्त ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हुआ और पेशेंट उठा, तो वो सिग्नल ब्रेन में जाएगा और उसको हमको पता चलेगा पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद कि पेशेंट ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से उठा कि पेशेंट पहले से उठा हुआ था। मतलब कि पेशेंट के अलग अलग जो हमारी स्लीप के 4 स्टेज है, तो उसमें कौन से स्टेज में पेशेंट उठ गया या फिर कौन से स्टेज में गया और नहीं गया, वो सब हमको स्लीप स्टडी के करके पता चलता है। स्लीप के अलग अलग, में जैसे बोला, प्रकार है स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 जो स्टेज है उसको हम रैम स्लीप बोलेंगे। वो हमारा टोटल स्लीप के अमाउंट का 20% होना चाहिए, कि जैसे हम ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई, जो क्वालिटी वाली, जो रेस्टफुल रिस्टोरिंग स्लीप, जो दूसरे दिन के लिए हमारी बॉडी को तैयार करती है काम करने के लिए, इफेक्टिव है, क्वालिटी वाला काम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैम स्लीप में जाना बहुत ज़रूरी है। हर 90 मिनट्स में हमारा स्लीप साइकिल चेंज होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आपको आज रात को 10 बजे सोए तो आप 10 बजे सोने की आदत रखो, क्योंकि हमारी अंदर जो एक बॉडी है उसमें भी एक क्लॉक है, बायोलॉजिक क्लॉक। आप आपकी बॉडी को जो सेट करोगे वो भी एक है, तो अगर आप अच्छे से नहीं रखोगे तो दोनों का क्लैश होएगा, वो अपने को नहीं चाहिए। इसीलिए आप अगर स्ट्रिक्ट टू योर टाइमिंग्स रहोगे तो आपकी बॉडी की जो क्लॉक है उसके साथ रिदम में रहेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। और हमको भी पता चलेगा उसमें स्लीप स्टडी में प्रॉपरली कि पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, उसका हम कारण उस स्लीप स्टडी को करके जान सकते हैं, और वो रात को ही होता है। और यूजुअली आई प्रेफर कि वो पेशेंट का रूटीन शेड्यूल में उसको जो भी दवाई ले रहा है, इवन इफ ही इज टेकिंग स्लीपिंग पिल्स फ्रॉम फ्यू मंथ्स एंड उसको स्लीप स्टडी करना है, तो आई यूजुअली प्रेफर कि वो सब कंटिन्यू रखे, उसकी दवाई, उसका रूटीन मेडिकेशन, उसका रूटीन, मतलब जो भी स्लीपिंग टाइम है। अगर इफ सम पेशेंट आर टेकिंग अल्कोहल्स बिफोर बेड टाइम, तो स्लीप स्टडी के लिए मैं ऐसा ही बोलूँ कि ये सब कुछ उसके रूटीन लाइफ में ही मुझे स्लीप स्टडी करना है, देन ओनली विल कम टू नो वेदर व्हाट टाइप ऑफ अंडरलाइंग स्लीप डिजीज इज देयर। उसके बाद हम एड्रेस कर सकते हैं कि उसको कौन से प्रकार का रोग है और डे टाइम की स्लीप स्टडी की भी रिक्वायरमेंट है या कुछ अदर रिपोर्ट्स ज़रूरी है कि नहीं है। तो स्लीप स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स। मैम, अगला प्रश्न आता है कि कौन सा फूड आइटम या टाइप इंसोमेनिया कॉज कर सकता है? फूड जैसे हमने बताया वैसे कि जो चाय कॉफ़ी जो है स्लीप स्टिमुलेंट, निकोटीन, ये सब लेते हैं, स्मोकिंग करते कोई पेशेंट, टोबैको, ये सब है जो स्लीप को इंड्यूस नहीं करता है। अगर हम फूड की बात करें तो जैसे अगर हम फूड की बात करें तो फूड में कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या जो स्पाइसी फूड होते हैं वो हमको अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज वो हमको नींद नहीं लाते हैं। तो ये सब फूड जो है वो हमको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। मैम, और रात को सोने के टाइम पे फूड प्रेफरेंसेस? फूड प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो बनाना इज़ वेरी गुड, बिकॉज बनाना में बेसिकली मेलाटोनिन होता है, विच इज़ वेरी गुड स्लीप इंड्यूसर। सो बनाना इज़ टू बी अ वेरी गुड बिफोर बेड टाइम।
देन आलमंड्स है, देन दिस ऑरेंजेस एंड चेरीज, जो चेरी वाले फूड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं बिफोर गोइंग टू द स्लीप। एंड अगेन मैं बोलूँगी तो जैसे स्लीप प्रोटीन्स जो जिसमें ज़्यादा होता है वो रात का जो हम स्नैक्स करते हैं, मतलब आइडियली हैवी मील नहीं करना चाहिए, तो हम स्नैक्स बोले तो उसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा प्रोटीन्स होना चाहिए, कि प्रोटीन में जो ट्रिप्टोमर करके जो अमाइनो एसिड या एंजाइम आता है विच इज़ अ स्लीप इंड्यूसर, सो उसकी वजह से क्या हमको जल्दी नींद आती है। तो अगर आप रात का नींद के बिफोर, मतलब जो रात का आपका फूड है, जो लाइट स्नैक्स होना चाहिए वो प्रोटीन सीरियल्स और मिल्क के साथ, या ओट भी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन ऑल्सो एंड कार्बोहाइड्रेट, सो इट यू हैव अ गुड अमाउंट, मतलब इंसोम्निया में आपको हेल्प करेगा जल्दी नींद आने में। तो ये जब हनी भी ऑल्सो इज यूज टू बी हैव अ वेरी गुड मिल्क, हनी, बनाना, ऑरेंज, चेरी, ये सब आलमंड्स, दीज आर द फ्रूट्स विच आर अ स्लीप इंड्यूसर। मैम अब स्लीप एपनिया और अनिद्रा में क्या ताल्लुक बनता है अगर आप? हमने बहुत डिस्कस किया, वैसे मैंने जैसे बताया कि इंसोम्निया कुड बी अंडरलाइंग सिम्टम्स एंड कॉज फॉर द स्लीप एपनिया। सो स्लीप एपनिया के जो अलग अलग लक्षण हम बोले तो पेशेंट को सबसे इम्पोर्टेंट खराटे आते हैं, पेशेंट को नॉन रिफ्रेशिंग नींद होती है, उसकी वजह से उसको दिन में नींद आती है, रात की नींद बहुत टूटती है, उसको पुअर कंसंट्रेशन दिन में होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सब लक्षण है विच कुड बी अ पार्ट ऑफ स्लीप एपनिया। और इंसोम्निया अलग भी हो सकता है, उसके अलग कारण भी हो सकते हैं, बट मैंने से बताया वैसे 30% ऑफ पेशेंट डू प्रेजेंट विद दिस सिम्टम्स बट दे डोंट नो अंडरलाइंग स्लीप एपनिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 में से 30 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है बट अंडरलाइन कॉज ये है, लेकिन उनको पता नहीं कि वो खराटे मारते ये सब। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, और सबसे बड़ी बात कि हम उसको एड्रेस करेंगे तो हम उसको ट्रीट कर सकेंगे, और ट्रीट करने के बाद पेशेंट का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एक तो उसका स्लीप एपनिया के कॉमन कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, फिर साथ में उसको कभी कभी पैरालिसिस का अटैक आता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये कितना कॉमन है। बट अंडरलाइन कॉज स्लीप एपनिया भी हो सकता है, और स्लीप एपनिया का एक कारण ये भी हो सकता है कि नींद नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं आती है। तो ये दिस इज अ विशियस या कोरिलेटेड थिंग्स, सो विच शुड बी एड्रेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो होता है, नहीं आता है, नींद रात को नहीं आई इसलिए दिन में आई, सो दैट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज अंडरलाइंग जो कॉज है विच इज़ वेरी बैड, and if we treat then we can prevent complication, diabetes, blood pressure, stroke, ये सब हम उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं या स्मूथ कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्लीप एपनिया और इंसोम्निया का मैं बोलूँगी कि बहुत गहरा रिश्ता है, ऐसा मैं बोलूँगी, और उसको हमको एड्रेस प्रॉपरली करना चाहिए। बीइंग अ जनरल पॉपुलेशन ऑल्सो आप उसको निग्लेक्ट नहीं करो, मेरा यही एक आज आपको सबको मैसेज रहेगा कि उसको निग्लेक्ट नहीं करो, अंडरलाइंग डिजीज़ को अवॉइड करो। जी मैम, सो आई गेस आपका एंड ऑफ द सेशन में आप यही सबको मैसेज देना चाहेंगे कि हमें इसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जी मैम, मैम थैंक यू फॉर द सेशन टुडे। वी थैंक यू डॉक्टर कश्मीरा झाला मैम। और अब हमारे व्यूअर्स के अगर कोई और सवाल हैं तो वो हमारे आस्क अपोलो साइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। थैंक यू।